ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज फरवरी मार्च 2023। आईजीसीएसई का पेपर है। वेरिएंट हमारा वाला ही है 1-2। इसके सारे क्वेश्चंस करते हैं, देन आई विल बी अपलोडिंग वीडियो ऑन फैक्ट्स। सारे चैप्टर्स को रिवाइज करके उनके फैक्ट्स लिख लेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, मुश्किल बातें आपको बता दोगे। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग का बुक कीपिंग होता है। बुक कीपिंग क्या होता है? बुक कीपिंग रिकॉर्ड करता है, टैली करता है, पोस्ट करता है, एक्सट्रैक्ट करता है। बुक कीपिंग जो है, बुक्स ऑफ प्राइवेट एंट्री मेंटेन करता है। बुक कीपर ये करता है। अकाउंटेंट क्या करता है? उसी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, फर्दर इंटरप्रेट करता है, एनालाइज करता है, समराइज करता है, क्लासिफाई करता है। तो अकाउंटेंट का काम यही है कि वो प्रिपेयर करेगा। सो इट सेज टू एंटर ईच बिजनेस ट्रांजैक्शन ट्वाइस। नहीं सर, एंटर ट्रांजैक्शन एंटर करना तो बुक कीपर का है। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके जी। टू प्रूव द टोटल ऑफ डेबिट एंट्रीज इक्वल टू, ये तो ट्रायल बैलेंस बुक ही बनाते हैं सर। टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन सर, द आंसर इज टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। दिस इज व्हाट a job of an accountant is. Okay, next is how would a business owner know that he is receiving a return on investment? Return का मतलब होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब है प्रॉफिट मिलना चाहिए सर। प्रॉफिट कहाँ से मिलता है? इनकम स्टेटमेंट से मिलता है। So I guess my answer would be anything that relates to income. His bank account is no longer overdrawn, has nothing to do with it. You can earn profit and still have a liquidity problem. Then his drawings of increase has nothing to do with return on investment. His income statement shows the profit for the year. That's it. His income statement shows the profit. Profit means return. So this is how he knows he's making a return on his investment. What is the correct order of processing accounting data using double entry system? सबसे पहले बिजनेस डॉक्यूमेंट्स एंटर होते हैं, जिसको हम सोर्स डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट से एंट्री होती है सब बुक ऑफ प्राइम एंट्री में। बुक ऑफ प्राइम एंट्री से डेफिनेटली वी गो ऑन टू प्रिपेयरिंग की अकाउंट्स। अकाउंट्स को बैलेंस करते हैं, बैलेंस करने के बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी, आगे जाके चलता है। सो बिजनेस डॉक्यूमेंट्स यस, जर्नल्स यस, फिर लेजर्स, टी अकाउंट्स एंड देन ट्रायल बैलेंस। ठीक है जी, तो माय आंसर इज ए। द आंसर्स आर ऑलरेडी मार्क्ड ताकि हमें देर ना लगे। आई एम श्योर आप लोग ने अभी तक ये कर लिया होगा। एडा बॉट गुड्स, एडा बॉट गुड्स है तो एडा ने बाय किया तो कस्टमर होगा और जरूरी सप्लायर होगा। ये बात याद रखना, जब भी दो नाम आए तो कस्टमर और सप्लायर में या बायर और सप्लायर में या बायर और सेलर में जरूर डिफरेंशिएट करना। लेटर शी रिटर्न सम गुड्स टू जूरी। ठीक है, एडा ने खरीदे हैं और जूरी को रिटर्न किया, तो एडा ने खरीदा तो एडा के लिए परचेज रिटर्न होगा और जूरी के लिए सेल रिटर्न होगा कि जूरी ने सेल किया होगा। हाउ डिड एडा, तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम एडा हो सर। हाउ डिड एडा रिकॉर्ड दिस रिटर्न बुक? एडा ने बाय किया था तो एडा ने रिटर्न किया होगा। परचेज रिटर्न आर ऑलवेज क्रेडिटेड। सो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, हु लुक्स एट द फर्स्ट फर्स्ट कॉलम दिखना भी नहीं है। परचेज रिटर्न इज क्रेडिटेड, जूरी वुड बी ऑब्वियसली बी डेबिटेड। ऐसा नहीं है सर, डिपेंड्स कि आपका इंटेलेक्ट कैसा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ मार्कअप मार्जिन कल आएगा। मार्कअप मार्जिन कल आएगा, किसी भी तरह आएगा, मगर मार्कअप मार्जिन आएगा कल। इन योर एमसीक्यूज प्लीज मेक श्योर एससीपी तुम्हें याद हो। समीर ऑन द शॉप टू डिटरमिन हिज सेलिंग प्राइस ही मार्क्स अप हिज इन्वेंटरी बाय 50%। मतलब जो भी इसको पड़ती थी, जितने का भी इन्वेंट्री की कॉस्ट होती थी उसका 50% ऐड करके वो सेलिंग प्राइस सेट कर लेता था। ही टुक इन्वेंट्री फॉर हिज ओन यूज सर, फॉर हिज ओन यूज। व्हेनेवर गुड्स आर टेकन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, तो ये हमेशा हमेशा याद रखोगे कि कॉस्ट प्राइस पे होता है। हमेशा ओनर जो है कॉस्ट पे लेके जाएगा, सेलिंग प्राइस पे नहीं लेके जाता, याद रखोगे। ही took good inventory for his own use costing $100 but did not pay for it, obviously costing $100 है। हाँ, how should this be entered in the book sir? ड्राइंग्स डेबिट होनी चाहिए और परचेज क्रेडिट जानी चाहिए। सिंपली स्टॉक ड्राइंग का क्वेश्चन था ये, इसमें सिर्फ 50% मार्कअप दिया हुआ था। अगर मैं तुम्हारा एग्जामिनर होता तो मैं पता क्या करता, मैं इस कॉस्टिंग की जगह मैं इसको सेलिंग प्राइस पे देता। सेलिंग प्राइस में बताया था, सेलिंग प्राइस निकालने के बाद देने के बाद में तुमसे बोलता है कॉस्ट निकालो, एससीपी करके मार्कअप हटा के कॉस्ट निकलती, कॉस्ट के बाद एंट्री बनती। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, हैज नथिंग टू डू, नथिंग डिफिकल्ट टू डू इन दिस, राइट। इन अप्रैल मीना सेंट रैल्फ इनवॉइसेस। यार इनवॉइस कौन भेजता है? जिसको पैसे चाहिए होते हैं। तो इनवॉइसेस का आज एक क्वेश्चन किया था हमने। इनवॉइसेस आर अनपेड बिल सर, ये मैंने लिखवाया भी है, प्लीज और भी लिखवा दूंगा अभी। इनवॉइसेस आर अनपेड बिल्स। मीना सेंट रैल्फ, तो मीना सेलर होगी और रैल्फ रिसीव करेगा। रैल्फ कस्टमर है, राइट। दो नाम हो तो कस्टमर और सेलर में जरूर डिफरेंशिएट कीजिएगा, प्लीज मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट क्या कहता है सर? ए $170 का इनवॉइस भेजा, बिल भेजा, 240 का बिल भेजा, 125 का बिल, क्रेडिट नोट फॉर क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट कौन इशू करता है सर? सप्लायर इशू करता है, क्योंकि सेल रिटर्न से रिकॉर्ड होता है, राइट। इन द सेम मंथ रैल्फ एंड मीना डेबिट नोट फॉर $70। ठीक है जी, एंड अ चेक फॉर $107। देयर वाज नो ओपनिंग बैलेंस ऑन मीना's अकाउंट एट द स्टार्ट ऑफ अप्रैल। ठीक है जी, व्हाट वाज द बैलेंस ऑन मीना's अकाउंट इन रैल्फ्स बुक? तुम कौन हो? तुम रैल्फ हो। तुम कौन हो? तुम रैल्फ हो। तुम रैल्फ हो और तुम मीना का अकाउंट बना रहे हो। तो मीना सप्लायर है, सप्लायर के लिए पीएलसी बनता है, यस सर। ठीक है जी। बैलेंस ब्रॉट डाउन, सॉरी ऑन द क्रेडिट साइड होता है सर, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन है नहीं हमारे पास।
क्योंकि उसने बोल दिया देयर वाज नो ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद सर वो कहता है इनवॉइसेस भेजी हैं हमने, तो उसने परचेज किया होगा, हमने परचेज किया होगा। मैं रैल्फ फूटी के डिक्लेयर्ड परचेज कितनी है, 170 प्लस 240 प्लस 125, ये टोटल कर लोगे सर मेरे पास, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं कैलकुलेटर लेके आ रहा हूँ। ओके जी, हम बैक से 170 प्लस 240 प्लस 125 करेंगे तो दैट मेक्स अ टोटल ऑफ 535। तो क्रेडिट साइड पे 535 हो जाएगा, क्रेडिट परचेज की अमाउंट हो जाएगी 535। दिस इज द अमाउंट ऑफ गुड्स परचेज्ड बाय रैल्फ फ्रॉम मीना। उसके बाद एंड ये बात याद रखो सर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट मीना ने क्रेडिट नोट सेंड किया $63 का। मीना ने $63 अप्रूव किए हैं। देखो इसने डेबिट नोट भेजा था, रैल्फ ने डेबिट नोट भेजा $70 का। He sends a debit note for $70, but Meena being the seller will obviously जब गुड्स वापस भेज दें और वापस आ जाए तो आपकी सप्लायर की ड्यूटी है कि वो चेक करे कि मैं एक्सेप्ट कर भी रहा हूँ या नहीं, ये कंडीशन सही है या नहीं है, डैमेज करके तो नहीं भेजा, यूज करके तो नहीं भेजा। मीना बीइंग द सप्लायर वो कहती है कि नहीं, $70 का डेबिट नोट आपने भेजा है ठीक है, मगर मैंने गुड्स जो रिटर्न लूंगी मैं वो $63 की गुड्स रिटर्न ले ली, $7 की गुड या तो डैमेज होंगे या मैं रिटर्न नहीं ले रही, कोई भी रीजन दे सकती है। बट जब सप्लायर कंफर्म करे कि अमाउंट ऑफ रिटर्न $63 है तो $70 की कोई वर्थ नहीं है। डेबिट नोट मुझे पता है परचेज रिटर्न होता है सर, डेबिट नोट इशूड इज परचेज रिटर्न, क्रेडिट नोट रिसीव्ड इज ऑल्सो परचेज रिटर्न। तो क्रेडिट नोट हमने रिसीव किया, हमने गुड्स भेजे थे $70 के, मैं रैल्फ हूँ, रैल्फ ने गुड्स भेजे $70 के, मीना को पसंद नहीं आए, मीना ने बोला कि ठीक है मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ, बट पूरे $70 की गुड्स एक्सेप्ट नहीं करूंगी, आप बाकी गुड्स वापस ले लें। $63 का मैं क्रेडिट नोट इशू कर रही हूँ अनटिल अनलेस द सप्लायर कंफर्म्स के गुड्स वापस ले रहे हैं और इतने डॉलर्स की गुड ले रहे हैं, तब तक वो परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न रिकॉर्ड नहीं हो सकता। तो मीना के हिसाब से अगर क्रेडिट नोट इशू हुआ है वो $63 का हुआ है तो परचेज रिटर्न्स भी रैल्फ को $63 के ही एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड, लॉ पढ़ोगे इंशाल्लाह जाके तो लॉ कहते हैं द बायर मस्ट नो एवरीथिंग। तो जब खरीद रहे थे तो रैल्फ को मीना ने बोला कि जब आप खरीद रहे थे तो आपको नहीं पता था कि क्या इन्फॉर्मेशन, क्या क्या क्वालिटी है क्या नहीं है। अब आप वापस कर रहे हैं तो मैं ऑब्वियसली वही गुड्स वापस लूंगी जो मुझे सही कंडीशन में वापस मिलेंगे, जो सेलेबल कंडीशन में आगे किसी को बेच सकूंगी या मैं अपनी इन्वेंट्री को स्टॉक अप कर सकूँ। सो क्रेडिट नोट इशूड by the supplier is the confirmation that the goods have been returned. डेबिट नोट इशू करने से गुड्स रिटर्न कंफर्म नहीं होते जब तक सप्लायर कंफर्म ना कर दे। तो $63 परचेज रिटर्न होगा इन द सेम मंथ। रैल्फ सेंट मीना डेबिट नोट फॉर $70, इसका कोई वर्थ नहीं है, एंड अ चेक फॉर, सो पेमेंट आती है डेबिट साइड पे, पेमेंट वुड बी 107। ये माइनस कर दोगे सर तो ओपनिंग बैलेंस, देयर वाज नो ओपनिंग बैलेंस, मतलब क्रेडिट साइड पे बैलेंस आई नहीं, 535 था। इसमें से माइनस कर दो 535 माइनस 63 माइनस 107, 365। द कैरी डाउन बैलेंस इज 365। यू नीड टू अंडरस्टैंड दो सीडी कैरी डाउन बैलेंस से कभी भी जज नहीं करते हैं टी अकाउंट को। इसका ब्रॉड डाउन बैलेंस देखो, उसका ब्रॉड डाउन बैलेंस देखो, द ब्रॉड डाउन बैलेंस इज ऑन द क्रेडिट साइड। इसका मतलब है 365 इज अ लायबिलिटी ऑन रैल्फ, हमने 365 पे करने, हेंस माय आंसर इज 365 क्रेडिट। डू यू अंडरस्टैंड दिस? इसमें कोई प्रॉब्लम तो मुझे पूछ लेना, ठीक है। ऑन फर्स्ट में बशीर परचेज गुड्स विद क्रेडिट ऑन क्रेडिट विद लिस्ट प्राइस। सर लिस्ट प्राइस बोल दिया तो मतलब ट्रेड डिस्काउंट माइनस नहीं हुआ है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा। ट्रेड डिस्काउंट की परसेंटेज निकालो 20, अच्छा परसेंटेज नहीं है, डॉलर दिए हैं तो 200 के गुड्स से हम माइनस जरूर करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, माइनस करेंगे, मगर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। परचेजेस 180 से रिकॉर्ड होगी, 200 से रिकॉर्ड नहीं होगी। इफ द पेमेंट, ये कंडीशन दी हुई है कि अगर पेमेंट 28 दिन के अंदर करोगे तो फर्दर कैश डिस्काउंट ऑफ $10 विल बी गिवन। व्हाट अमाउंट इज क्रेडिटेड टू द सप्लायर्स अकाउंट ऑन फर्स्ट में? सर ये फर्स्ट मे की बात हो रही है, फर्स्ट मे को हमने गुड्स परचेज किए, उसके 28 दिन के अंदर पे करोगे तभी डिस्काउंट मिलेगा, दूसरा वाला डिस्काउंट मिलेगा, वरना अभी तक डिस्काउंट अलाउ उसने नहीं किया है, हमने डिस्काउंट रिसीव नहीं किया है जब तक हम पेमेंट नहीं कर देंगे। तो दीज आर व्हाट यू कॉल कैश डिस्काउंट, जो आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट चार्ज होते हैं वो कैश डिस्काउंट्स होते हैं। नाउ इट सेज व्हिच अमाउंट इज क्रेडिटेड टू द सप्लायर्स अकाउंट, इट इज गोइंग टू बी $180, नॉट $10 और माइनस नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि पेमेंट नहीं हुई है। कैश डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट दैट इज अलाउड फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट्स, अगर ड्यू डेट के अंदर पे करोगे तो फर्दर डिस्काउंट मिलेगा, और अगर अगर क्वेश्चन में इंडिकेट नहीं किया हुआ कि पेमेंट हो गई है तो कैश डिस्काउंट माइनस नहीं करना है, कल माइनस नहीं करके आना था। फॉलोइंग फाउंड आफ्टर ट्रायल बैलेंस हैज बीन कंप्लीटेड, ठीक है जी। टोटल ऑफ सेल सर ओवरकास्ट, अंडरकास्ट, ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड, ओवरस्टेड, अंडरस्टेड, इसका मतलब ही सस्पेंस अकाउंट के एरर्स हैं, ठीक है जी। अब टोटल ऑफ सेल्स अकाउंट वाज ओवरस्टेड, मतलब सेल्स क्रेडिट होती है और सेल्स ज्यादा क्रेडिट हो गई तो सेल्स को डेबिट करेंगे सर, अगर करेक्ट करें, पता नहीं, मैं तो क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है, मैं सेल्स को करेक्ट करने आ गया सर, सेल्स को डेबिट कर देंगे और सस्पेंस को क्रेडिट कर देंगे। पहली एंट्री की हो गई, दूसरी एंट्री का भी करेक्शन कर ही लेते हैं, देखते हैं। जो टोटल ऑफ वेजेस का, वेजेस एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, ज्यादा डेबिट हुआ है सर, ज्यादा डेबिट हुआ है, वेजेस को कम कर दो, वेजेस को क्रेडिट कर दो $25 से, और
सस्पेंस को डेबिट कर दो $25 से, ये बात तो पक्की है। सर मुझे एक बात बताओ सर, ये मुझे एरर ऑफ कंपनसेशन लग रहा है, एरर ऑफ कंपनसेशन बहुत कम ट्रीट हुआ है। मैंने तुम्हें क्लास में भी बताया था कि एरर ऑफ कंपनसेशन अभी तक नहीं आया है, मैं दुआ भी करता हूँ और आई एम श्योर कि ये इस दफा आएगा। एरर्स में वो कंपनसेशन का एरर और ओरिजिनल एंट्री का एरर बहुत कम पूछता है। प्लीज मेक श्योर इन दोनों को पढ़ के जाना सही से, ठीक है। तो सस्पेंस डेबिट हो गया सर 25। अब देखो मेरा, मैं अगर फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखूं तो टोटल ऑफ सेल्स अकाउंट ओवरस्टेट, मतलब क्रेडिट साइड ओवरस्टेटेड है मेरी, क्रेडिट साइड ओवरस्टेटेड है बाय $25, मतलब क्रेडिट साइड भी हैवी है $25 एंड टोटल वेजेस अकाउंट, वेजेस मतलब एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब मेरी डेबिट साइड भी ओवरस्टेटेड है। तो वन एरर इज कंपनसेटिंग फॉर द अदर, मतलब और सेम अमाउंट से $25 क्रेडिट साइड भी ओवरस्टेटेड है, $25 डेबिट साइड भी ओवरस्टेटेड है, तो ये एक दूसरे को कंपनसेट कर रहे हैं सर। Which statement is correct about the trial balance that has been completed? Trial balance try होगी सर, this is error of compensation. It says the total of the, मैं आंसर पढ़ूंगा डायरेक्टली, मेरे पास टाइम नहीं है। The total of debit column and the total of credit column were equal. Why? Because this was an error of compensation. इसको कहते हैं एक एरर कंपनसेट करता है दूसरे के लिए, कंपनसेटिंग एरर और एरर ऑफ कंपनसेशन। ओके, ये बात याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी हॉट, इट्स वेरी वेरी हॉट सर, आई एम टेलिंग यू। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस फेल टू बैलेंस नजर आ रहा है, ठीक है जी। क्यों, कैसे पता चला सर? वो बोलेगा कि अगर बोलता है कि फेल टू बैलेंस तो सस्पेंस अकाउंट डलेगा, ठीक है जी। सस्पेंस अकाउंट इज ऑलवेज द वैल्यू फॉर द बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट इज ऑलवेज एंटर्ड ऑन द लाइटर साइड। नाउ इट सेज प्रेमिसेस दैट कॉस्ट, ये सारी चीजें तो हम पढ़ते हैं, ठीक है जी। विच आइटम्स विल बी एंटर्ड ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस, हम देखते हैं कौन कौन से आइटम्स हैं जो रॉन्ग साइड पे हैं सर। अब जो सही होंगे उसको ग्रीन से मार्क कर लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे, जो इनकरेक्ट होंगे उनको रेड से कर लेंगे या कोई और कलर देख लेंगे। प्रेमिसेस सही लिखा हुआ है, डेबिट है, फिटिंग दैट कॉस्ट सही लिखा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन सही लिखा है, बैंक लोन सर 30,000 है, बैंक लोन लाइबिलिटी होती है, नॉन करंट लाइबिलिटी है। इसको जरा रेड से करते हैं, रेड का कोई कलर कोई देखते हैं, चलो येलो से कर लेते हैं, ठीक है जी। ये गलत है, येलो वाले गलत है, येलो वाले गलत है, याद रखना। परचेजेस बिल्कुल ठीक है जी, सेल्स बिल्कुल ठीक है जी। जनरल एक्सपेंसेस गलत है, बिकॉज जनरल एक्सपेंस 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 और एसेट हमेशा डेबिट होता है। ट्रेड रिसीवेबल बिल्कुल तो सही है, माय बैड सर, ट्रेड रिसीवेबल बिल्कुल ठीक है जी, माय बैड। हाँ जी, ट्रेड रिसीवेबल्स इज करेक्ट सर, ट्रेड पेबल्स इज रॉन्ग, अभी इसको हाईलाइट करता हूँ। वेजेस इज करेक्ट सर, कैश इन हैंड इज करेक्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी क्रेडिट होना चाहिए, ओपनिंग इन्वेंटरी इज इनकरेक्ट, कैपिटल इज करेक्ट, ये सारी चीजें करेक्ट है। हम ये और ये गलत है भाई, बिकॉज ट्रेड पीपल लाइबिलिटी क्रेडिट होती है सर, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी क्रेडिट होती है, ओपनिंग इन्वेंटरी डेबिट होना चाहिए सर, एसेट है। इससे विच आइटम में बी एंटर्ड ऑन द रॉन्ग साइड, तो येलो वाले देख लेते हैं, येलो वाले कौन कौन से सर। येलो वाला है मेरे पास, बैंक लोन है, जनरल एक्सपेंसेस है, बैंक लोन है, जनरल एक्सपेंसेस है, ट्रेड पेबल है, वेजेस है, नहीं वेजेस तो सही लिखा हुआ था, बैंक ओवरड्राफ्ट गलत लिखा हुआ है एंड ओपनिंग इन्वेंटरी गलत लिखा है, सो माय आंसर इज ए, इजी। नेक्स्ट इज मोना पेड 32,000 फॉर न्यू मोटर व्हीकल। अब देखो जब भी न्यू मोटर व्हीकल खरीदोगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्वेश्चन आएगा, मैं दुआ करता हूँ कल कैपिटल एक्सपेंडिचर क्वेश्चन आए सर। जब नॉन करंट एसेट खरीदते हो तो उसके साथ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इंस्टॉलेशन, डिलीवरी, ये सारी कॉस्ट जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर होती है, इसकी कॉस्ट में ऐड करते ना, फिर डेप्रिसिएशन निकालना। लेट्स सी कि अगर इसमें जो कुछ हमारे पास दिया हुआ है, हम देखते हैं कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो वन टाइम होता है, एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट, रिकॉर्डेड इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, वेयर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डे टू डे रूटीन मेंटेनेंस, रूटीन एक्सपेंडिचर, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस ऑन द इनकम स्टेटमेंट रिड्यूसेस प्रॉफिट, ठीक है जी। दिस इंक्लूड्स $100 फॉर फ्यूल, फ्यूल तो सर बार बार डलवाएंगे, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, ये इसकी कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। उसके बाद 250 फॉर रोड टैक्स, सर ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रोड टैक्स जो है वो हर साल आपने पे करना होता है। शी डेबिटेड द परचेजेस, पागल हो गई क्या, व्हाई इज शी डूइंग दिस? परचेजेस अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सेल रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, दीज 4 अकाउंट्स आर ओनली फॉर इन्वेंट्री। परचेजेस में आप नहीं लिख सकते सर, परचेजेस इज ओनली फॉर इन्वेंट्री, आपने इसका अलग टी अकाउंट बनाना पड़ेगा, नॉन करंट एसेट का अपना टी अकाउंट बनेगा। So the non-current asset that I purchased is the motor vehicle. The motor vehicle debit होनी चाहिए, परचेज कहाँ से डेबिट हो गया, एंड क्रेडिट टू द बैंक अकाउंट, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। वो कहते हैं विच जर्नल एंट्री करेक्ट दिस एरर, तो देखो मैं सही एंट्री बनाता हूँ सर। ऑन द क्रेडिट साइड मोटर व्हीकल डेबिट होनी चाहिए थी 32,000 से, एंड बैंक क्रेडिट होना चाहिए था 32,000 से। द रॉन्ग एंट्री इज परचेजेस डेबिट हो गया जी 32,000 से, और बैंक क्रेडिट हो गया जी 32,000. So you need to understand, you need to figure this out. You need to figure this, sorry. You need to figure this out कि गलती किधर की है सर। बैंक तो सही रिकॉर्ड हुआ है, बैंक और बैंक तो क्रेडिट हुआ, बैंक दोनों अकाउंट दफा क्रेडिट हुआ है। परचेजेस रिकॉर्ड हो गया, ये गलत हुआ है सर, इसको रिवर्स करना पड़ेगा। परचेजेस को रिवर्स करेंगे, रिवर्स करने का मतलब डेबिट है उसको क्रेडिट कर दो, तो क्रेडिट उसको डेबिट कर दो, तो परचेजेस को क्रेडिट करते करेक्ट एंट्री बनेगी, परचेजेस क्रेडिट हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज दिस वाज रॉन्गली डेबिटेड एंड बिकॉज मोटर व्हीकल वाज नॉट रिकॉर्डेड, आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड मोटर व्हीकल, ये वाली अमाउंट जो है वो रिकॉर्ड होगी।
और जब रिकॉर्ड होगी तो हमेशा डेबिट साइड पे आएगी, ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात, क्योंकि नॉन करंट एसेट, राइट? So 32,000. So the correct entry is this. Let's look out for this in the answer. Sir, motor vehicle तो डेबिट हो गया. Oh, sorry, my bad. ओके जी, टेक्निकल लिस्ट आप देखा. अब आई एम श्योर आपको सब नजर आ रहा होगा. नाउ वी मेड अ मिस्टेक, वी मेड अ ह्यूज मिस्टेक हियर. वी डिड नॉट रीड द वर्ड इंक्लूडेड. दैट इज माय फॉल्ट, आई एग्री. दिस इंक्लूडेड, इंक्लूडेड मतलब ये इसके अंदर इंक्लूडेड है, ये नहीं होना चाहिए. तो रूटीन मेंटेनेंस से कॉस्ट में ऐड नहीं होना चाहिए. तो इसको दोबारा करते हैं, कोई मसला नहीं सर. इसको स्किप कर देना, आगे देखना नहीं इसको, ठीक है? बेइज्जती है. खैर एनीवे, दिस इंक्लूडेड 32,000 के अंदर इंक्लूडेड था. तो 30, पहले तो हम कॉस्ट निकालते हैं, एक्चुअल कॉस्ट 32,000 माइनस 100 माइनस 250, ये निकाल दो जी. 350 निकाल दो. 31,650 ये एक्चुअल कॉस्ट है, क्योंकि ये सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थे, कॉस्ट में ऐड नहीं होने चाहिए थे. अब होना क्या चाहिए था सर? मोटर व्हीकल डेबिट होना चाहिए था 31,650 से, जो करेक्ट एंट्री है. और मोटर एक्सपेंसेस, जो तुम्हारा फ्यूल है, जो तुम्हारा रोड टैक्स है, इनको मिला के 350 डेबिट होना चाहिए था, क्योंकि ये एक्सपेंसेस है. और कैश या बैंक, सॉरी बैंक से पैसे गए हैं, तो 32,000 ये करेक्ट एंट्री है, ठीक है जी. अब वो गलती हो गई है उससे. अब जो रॉन्ग एंट्री उसने बना दी है, उसने कह दिया, अब वो तुमसे पूछे विजिबल एंट्री करेक्ट से एरर, तो हाँ उसने क्या किया, उसने परचेजेस को डेबिट किया 32,000 से, और उसने बैंक को क्रेडिट किया 32,000 से. ये उसने गलत कर दिया सर. दिस इज रॉन्ग. परचेजेस सिर्फ इन्वेंट्री के लिए होती है, सिर्फ इन्वेंट्री के लिए होती है, बता चुका हूँ, राइट? अब इसको करेक्ट करने के लिए क्या करते हैं सर? जो परचेजेस रिकॉर्ड, ये जो गलत रिकॉर्ड हो गया है, ये जो गलत रिकॉर्ड हो गया है, देखो मैं इसके अगेंस्ट बॉक्स बना रहा हूँ. इसको रिवर्स करो सर. ये डेबिट हुआ हुआ है, इसको हटाओ सर, इसको क्रेडिट करो. इसको रिवर्स करने का मतलब इसको क्रेडिट करो. परचेजेस वुड बी क्रेडिटेड by 32,000. And because the figures that I'm highlighting, they're not recorded. So motor vehicle is not recorded, motor expenses not recorded. I'm going to record these because bank में तो error नहीं था. बैंक देखो, ब्लू से देखना, बैंक इधर भी क्रेडिट हुआ है और करेक्ट एंट्री में भी, रॉन्ग एंट्री में भी क्रेडिट हुआ. So there was no error in the bank account. There was an error on by record because जो अकाउंटेंट था उसने परचेजेस को डेबिट कर दिया. परचेजेस ओनली फॉर इन्वेंट्री, तो परचेज को रिवर्स कर दिया हमने. एंड जी मोटर व्हीकल रिकॉर्ड की 31,650 से, एंड मोटर एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए बाय 350. तो तुम्हारी एंट्री ये होनी चाहिए सर. इफ यू लुक एट द आंसर इज गोइंग टू बी सी. मोटर एक्सपेंसेस डेबिट बाय 31,650, मोटर एक्सपेंसेस डेबिट बाय 350 एंड परचेज क्रेडिट बाय 32,000. Next कहता है Shazia's trial balance failed to agree on the difference was placed in a suspense account. Shazia discovered the following errors. What was the balance suspense account before the errors were corrected? Sir, ओपनिंग बैलेंस पूछ रहा है, वो डिफरेंस पूछ रहा है. वो तुमसे ये नहीं पूछ रहा है हमने आज, अगर आपको याद हो, आज मैंने ए लेवल्स के पास पेपर्स कराए हैं और ए लेवल्स के पास में ये क्वेश्चन था यार. अगर आपको याद हो तो आप माने इस बात को, ये तुम्हारे आईजीसीएसई के पेपर में आया है. आई एम टेलिंग यू क्वेश्चंस दैट वी हैव डन. जो पेपर 1 का डिफिकल्ट क्वेश्चन भेजे वो सारा ए लेवल्स के क्वेश्चंस हैं. प्लीज डू अटेम्प्ट देम बिफोर यू गो फॉर योर एग्जाम. बाकी मर्जी है तुम्हारी, तुम बात मानते नहीं हो. लेट्स सी, हमें क्या बनाना है जी? सस्पेंस अकाउंट. आई डोंट हैव, सॉरी, सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस नहीं है मेरे पास. तो ओरिजिनल बैलेंस यहाँ, या तो यहाँ होगा, डेबिट साइड पे होगा, या ओरिजिनल बैलेंस यहाँ पे. मैं पहली लाइन छोड़ देता हूँ, बट अभी क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ऐसे ऐसे दिखा देता हूँ, ठीक है? ओरिजिनल बैलेंस यहाँ होगा, यहाँ होगा, ठीक है जी. वो कहते हैं व्हाट वाज द बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट बिफोर द एरर्स वर करेक्टेड. तो हम एरर करेक्ट करते हैं, तो एरर करेक्ट करके डालते हैं, उसके बाद वर्क बैक करना पड़ेगा. चेक रिसीव बीन क्रेडिटेड टू द बैंक अकाउंट. चेक रिसीव हुआ $280, तो बैंक डेबिट होना चाहिए था सर. बैंक डेबिट होना चाहिए था 280 से. चेक रिसीव हुआ है मगर ये नहीं हुआ, बैंक क्रेडिट हो गया जी. तो एक तो आपको उसको डेबिट करना चाहिए था, आपने डेबिट भी नहीं किया, आपने क्रेडिट कर दिया. तो अब इसको करेक्ट करूंगा, तो बैंक को डेबिट करूंगा डबल अमाउंट से, 280 प्लस 280. तो बैंक डेबिट होगा 560 से. अभी टी अकाउंट बना के जाता हूँ. और सस्पेंस क्रेडिट होगा 560 से. ये बात याद रखोगे. अब इसको समझाता हूँ थोड़ी देर, रुक जाओ एक मिनट. बैंक को पोस्ट कर दिया, सस्पेंस क्रेडिट हुआ, सस्पेंस की क्रेडिट साइड पे गया, क्रेडिट पे एंट्री की, क्रॉस रेफरेंस डाला बैंक. अब मेरी बात सुनो, बैंक टी अकाउंट की पोजीशन देखते हैं. अगर ये बैंक का टी अकाउंट है, ठीक है जी,
बैंक के डी अकाउंट में होना चाहिए था, चेक रिसीव हुआ था 280 या नहीं हुआ, ये कैंसिल हो गया, ये नहीं आया, अब आपने क्रेडिट कर दिया है। अगर आप एक दफा सिंगल अमाउंट से डेबिट करेंगे तो ये 280 और 280 कैंसिल आउट करेगा। सर आपको रिकॉर्ड भी तो करना है ना जो चेक रिसीव हुआ है, तो डबल अमाउंट से डेबिट करना पड़ेगा। आई विल हैव टू डेबिट बैंक विद डबल द अमाउंट एंड क्रेडिट सस्पेंस विद डबल द अमाउंट। सस्पेंस क्रेडिट में क्रेडिट से डाल के बैंक प्रोसेस में डाल दिया। उसके बाद कहते हैं चेक टू नूनू $50 had been entered in had not been entered in नूनू's account। तो बोल रहे ना नूनू को चेक दिया आपने, बट आपने बैंक को क्रेडिट किया, बट आपने नूनू के अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया। तो ओरिजिनल एंट्री होनी क्या चाहिए थी, पॉइंट नंबर 2 की, सर नूनू डेबिट हो जाना चाहिए था, चेक पेमेंट कर रहे हो सर, सप्लायर होगा, एंड बैंक क्रेडिट हो जाना चाहिए था बाय $50। वो नूनू के अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो सिर्फ बैंक क्रेडिट हुआ, बैंक में तो एरर नहीं है। बैंक क्रेडिट हुआ, ऊपर डेबिट एंट्री डाली नहीं, इसकी करेक्शन कैसे होगी सर? नूनू को डेबिट करें, नूनू नहीं लिखा सर, रिकॉर्ड नहीं हुआ तो नूनू को डेबिट करें, सॉरी 280 क्यों लिख रहा हूँ सर? नूनू 50 हो गया और सस्पेंस, क्योंकि वन साइड का एंट्री है ना, सस्पेंस क्रेडिट हो गया, सस्पेंस क्रेडिट साइड हो जाओ सर $50 है, और क्रॉस रेफरेंस हो गया नूनू, राइट। अब अगर बैलेंस निकालता हूँ, नॉर्मल टी अकाउंट की बैलेंसिंग करता हूँ, तो सर मेरे पास क्रेडिट साइड हैवी आ रही है और डेबिट साइड लाइट है। ये हैवी साइड है क्योंकि इसमें 280 भी है और सॉरी 560 भी है और 50 भी है, ये लाइटर साइड है क्योंकि इधर कुछ भी नहीं है, इधर जीरो है। तो बैलेंस जो आएगा सर वो डेबिट साइड पे आएगा, एंड दैट डेबिट साइड बैलेंस वुड बी 560 + 50, दैट्स 610। देखिए जी, अब सस्पेंस अकाउंट के बैलेंस, ओरिजिनल बैलेंस की बात हो रही थी, ओरिजिनल बैलेंस देखो सर, डेबिट साइड पे डेबिट साइड पे डेबिट साइड पे 610, तो माय आंसर वुड बी डेबिट ऑफ 610। प्लीज अंडरस्टैंड, जब ऐसा कोई एरर है, ये पास्ट पेपर, ये ए लेवल में बहुत दफा रिपीट हुआ है, प्लीज अंडरस्टैंड, वो डिफिकल्ट क्वेश्चन वाले पास्ट पेपर जरूर करके जाना, बाकी मर्जी है। ऑन 31 जुलाई द बैंक कॉलम बैंक रिकंसिलिएशन पे क्वेश्चन नहीं आता, बैंक रिकंसिलिएशन क्वेश्चन आया हुआ है। इट सेज ऑन 31 जुलाई 2000 31 जुलाई द बैंक कॉलम इन जेज कैश बुक showed he had $312 in the बैंक। मतलब अगर हमारे पास बैंक में पैसे पड़े हुए हैं तो बैंक का डेबिट बैलेंस है, बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस होगा क्योंकि बैंक के ऊपर लाइबिलिटी है, ये होना चाहिए था। खैर ऑन द सेम डे बैंक, भाई वो कह रहा है नहीं है, ऐसा तो नहीं है सर, बैंक शो कर रहा है हमारे हिसाब से बैंक में $312 पड़े हुए हैं, हमारे हिसाब से बैंक में $312 हमारा एसेट है। दिस इज व्हाट कैश बुक सेज, इट्स डेबिट, इट्स 312, बट द बैंक स्टेटमेंट सेज that there is a balance of 53 and it's a debit balance। बैंक का डेबिट बैलेंस मतलब हमारी लाइबिलिटी। वो कह रहा है वो, तुम क्या कह रहे हो, 312 तुमने हमें देने, बैंक ये कह रहा है। इट वाज फाउंड दैट 40 बैंक चार्जेस 47 had not been recorded in the कैश बुक। कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हो, कैश बुक से माइनस करोगे, बैंक चार्जेस पे करते हो, 312 में से 47 माइनस कर देते हैं, पता नहीं 53 क्यों कर रहा हूँ, 312 में से 47 माइनस कर दिया, ठीक है जी। उसके बाद had not been recorded कैश बुक एंड अ चेक 318 फ्रॉम कस्टमर had not been credited by the बैंक। बैंक की गलती है, बैंक ने क्रेडिट नहीं किया। बैंक क्रेडिट करने का मतलब बैंक अपनी लाइबिलिटी बढ़ाएगा, मेरा एसेट बढ़ाएगा, तो हम 318 से बैंक के बैलेंस को बढ़ा देंगे, दैट्स 318। अब इसको जी प्लस माइनस करते हैं, अब ये टाई हो जानी चाहिए, इसके अलावा और कोई एरर है नहीं। 312 माइनस 47 करोगे तो मेरे हिसाब से कैश बैंक में अभी भी $265 होने चाहिए। अब बैंक -53 दिखा रहा था, प्लस 318 कर दिया सर, ये बैलेंस भी आ गया 265। ये क्या हो गया, रिकंसाइल हो गया। कौन रिकंसाइल हुआ सर? एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का बैलेंस। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस नहीं, बैंक रिकंसिलिएशन बनाते हैं, बैंक स्टेटमेंट को लीगली ऑल्टर नहीं कर सकते आप। 265 जी, तो 265 एसेट है, बिल्कुल डेफिनेटली सर डेबिट। तो बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किया था, मेरी रिसीट थी, चेक आ गया था, वो क्लियरिंग प्रोसेस में था, वो अभी तक डिपॉजिट नहीं हो, तो हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो बैंक को आपने 318 से ऐड कर दिया। अनप्रेजेंटेड चेक्स बी माइनस होते हैं, अनक्लियर चेक्स बी प्लस होते हैं। वाइल सेलर कंट्रोल अकाउंट प्रिपेयर, सर सेलर कंट्रोल अकाउंट प्रिपेयर क्या होता है, पर्पस क्या है सर? टू चेक फॉर अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द सेल लेजर, दूसरा टू डिटर फ्रॉड। ढूंढो जी, देखते हैं वो दोनों चीजें हैं या नहीं है। टू इनेबल द इनकम स्टेटमेंट टू प्रिपेयर्ड क्विकली, नहीं सर इनकम स्टेटमेंट का कोई काम नहीं है, एसएलसी है जो है वो ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस देता है, ये एसओएफपी में जाता है, इसका इनकम स्टेटमेंट कोई काम नहीं, ठीक है जी, ये तो कैंसिल हो गया। टू इंश्योर दैट ऑल लेजर अकाउंट्स आर एक्यूरेट, ऑल लेजर नहीं कह सकते सर, ऑल लेजर नहीं कह सकते क्योंकि द क्वेश्चन इज बीइंग स्पेसिफिक अबाउट सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट, सो वी टॉक अबाउट कंट्रोल अकाउंट्स ऑफ इंडिविजुअल अकाउंट्स टू कस्टमर्स ओनली, दैट इज सेल्स लेजर के बारे में बात करेंगे, कस्टमर के टी अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे, ऑल लेजर अकाउंट्स नहीं है, तो रबिश। पार्टी क्यों गलत है देखते हैं सर। टू शो दी अमाउंट ड्यू फ्रॉम, नहीं सर इससे नहीं, ये हर इंडिविजुअल बंदे के लिए नहीं होता, फ्रॉम ईच ट्रेड रिसीवेबल नहीं है, इंडिविजुअल बंदे के लिए नहीं है, ये टोटल के लिए है सर, टोटल ट्रेड। ये बनता ही सीनियर अकाउंटेंट क्यों बनाता है इसको, इसलिए बनाता है ताकि जो जूनियर है उनसे कोई गलती हो या कोई फ्रॉड हो रहा हो तो उसको कैच ऑन कर सके, राइट। तो अब वो कहता है टू प्रोवाइड अ समरी ऑफ ट्रांजैक्शंस विद क्रेडिट कस्टमर्स, यस दिस इज द बेस्ट पॉसिबल आंसर।
नेक्स्ट इज जैसे प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन सर, सेल कंट्रोल अकाउंट ऐसे छोटा सा बना लिया करो, डेट ना वो टाइटल ना भी लिखो, सिर्फ अमाउंट लिखिए करो. द डेबिट बैलेंस इज 400, क्रेडिट सेल्स 520 on the debit side, checks received, that's receipts on the credit side, bad debts written off is 45 on the credit side, checks received from credit customer dishonored checks is SLC की डेबिट साइड पे आता है. व्हाट वाज द डेबिट बैलेंस, ठीक है जी, बनाते हैं. 400 प्लस 520 प्लस 10 माइनस 300 माइनस 45, ये आ जाएगा 585 सर. 585 का बैलेंस है. यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन सर. The following payments were made when a new machine was purchased. वही कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैं बता रहा हूँ कि कल ये आ रहा है सर. क्या कॉस्ट ऑफ मशीन 32,000 है. चार्ज फॉर डिलीवरिंग द मशीन, यस सर. कैपिटल एक्सपेंडिचर, यस, इट हैज टू बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट. इंश्योरेंस सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है सर, एनुअली आपने इसको रिन्यू करना पड़ता है. वेजेस एम्प्लॉइज इंस्टॉलिंग द मशीन, यस सर, वो इंस्टॉल करने वाले का कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो इंस्टॉल कर रहा है उसको जो आप वेजेस पे करोगे वो वन टाइम एक्सपेंडिचर होता है. ठीक है जी. तो 32,000 टोटल. व्हाट इज द टोटल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, देखते हैं जी. 32,000, so it's going to be 32,000 plus 1,800 plus 1,300, that makes it 35,100. 35,100 का टोटल हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है. Why should a manufacturer charge depreciation for on a factory equipment? यार किसी भी एसेट पे चार्ज करो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में हो, चाहे ऑफिस डिपार्टमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट पे करो, फर्नीचर पे करो, प्रेमिसेस पे करो, लैंड बिल्डिंग पे करो, फैक्ट्री प्लांट मशीनरी पे करो. सर डेप्रिसिएशन की 3 डेफिनेशन आज लिखवाई हैं. टू स्प्रेड द कॉस्ट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ. Depreciation is the fall in the value of a non-current asset due to use over time. And the third is to match the benefits derived from using the asset against the costs of using the asset. तो स्प्रेड द कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट. तो डेप्रिसिएशन की सिर्फ डेफिनेशन मांगी थी, इसने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ऐसे डाल दिया. हम समझ रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का क्वेश्चन है, मगर ये है डेप्रिसिएशन क्वेश्चन. इट सेज मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. ठीक है जी, ये भी डेप्रिसिएशन क्वेश्चन, मैन्युफैक्चरिंग का नहीं है. देखते हैं सर. लूज टूल जो है ना, लूज टूल वैल्यूएशन पे होते हैं. वैल्यूएशन का मतलब रिवैल्यूएशन मेथड से चार्ज होगा. रिवैल्यूएशन मेथड का फॉर्मूला है ओपनिंग रिवैल्यूएशन, सर ओपनिंग वैल्यूएशन, ये ओपनिंग वैल्यूएशन एट परचेजेस लेस डिस्पोजल नेट बुक वैल्यू लेस क्लोजिंग वैल्यूएशन. अब ये करता है मशीनरी डेबिट 20% पर एनम यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है. ठीक है जी. नेक्स्ट इज एडिशनल लूज टूल परचेज्ड इन अगस्त फॉर एडिशनल लूज टूल खरीदे, नए खरीदे. नो डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड लूज टूल परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर. नो डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन लूज टूल्स परचेज्ड. ठीक है जी. On 35 loose tools more than 12 months old were valued at 1815. What was depreciation charge for the year? सर मशीनरी की डेप्रिसिएशन तो निकालने सर. मशीनरी इज सॉरी 20,000 कॉस्ट ब्रैकेट खोलू ना अब्दुल्ला. 7,200 या बात याद रखना सर. 20,000 माइनस 7,200 इंटू 20%. इसकी मैं वैल्यू निकालता हूँ सर. 20 माइनस 7.2 टाइम्स 20%, दैट्स 2560. तो आपके पास ऑप्शन ये सी और डी तो चलेगा, पक्का हो गया. अब लूज टूल्स की वैल्यूएशन सर, ओपनिंग वैल्यूएशन कितनी है लूज टूल्स की? 2100. ठीक है जी. इसमें वो ऐड कर लो सर 200, तो ये हो गया 2300. क्लोजिंग वैल्यूएशन माइनस कर दो. ये क्लोजिंग वैल्यूएशन ये रही 1850 माइनस करते हैं सर. और से देखना, गलती कर रहा हूँ, जानबूझ की गलती कर रहा हूँ, बता रहा हूँ. तो हमारे पास आंसर आ रहा है 450. 450 तो है ही नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं है 450. ओपनिंग वैल्यूएशन एट परचेजेस लेस क्लोजिंग वैल्यूएशन. ठीक है जी. अब ये तो ऑप्शन ही नहीं, आप क्या करूँ. यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू डिड नॉट फिगर आउट. कल मैं बता रहा हूँ अकाउंट्स का पेपर नहीं, कल इंग्लिश का पेपर है सर. ये यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस हाइलाइटेड स्टेटमेंट. नो डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन लूज टूल्स परचेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर. अगर ड्यूरिंग द ईयर तुमने परचेज कर लिया तो उस पर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड नहीं करना है सर. तो 2100 एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर था, 1850 एट द एंड ऑफ द ईयर है. माइनस कर दो, जो फॉल इन द वैल्यू है वो डेप्रिसिएशन है, क्योंकि नए वालों पे तो नए जो खरीदे उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हो रही. 2100 माइनस 1850 दैट मेक्स इट 250, and 250 should be my answer. So it's not, trust me, it's not about accounting. It's more about you understanding the question properly when you're attending the exam. Okay, please understand. क्वेश्चन को 2-4 दफा पढ़ लेना. क्वेश्चन घुमा रहा होगा तुम्हें, हर क्वेश्चन घुमा रहा होगा. बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भी आ सकता है पेपर, बहुत टेढ़ा पेपर भी आ सकता है. ट्रेडर मैन द फॉलोइंग एंट्री. सर ये गलत किया इसने. व्हाट वाज ही, अच्छा गलत नहीं किया, मतलब चलो अगर एक्सपेंस रिकॉर्ड करते तो इसकी जगह अच्छा था कि इनकम स्टेटमेंट डेबिट कर देता, पर खैर कोई बात नहीं. व्हाट वाज ही रिकॉर्डिंग. क्रेडिट कस्टमर इज फेल्ड टू पे विद इन द एग्रीड टाइम लिमिट. नहीं. डेट हैज बीन रिटन ऑफ. नहीं. एन अमाउंट ओड बाय कस्टमर कैन नॉट बी रिकवर्ड. बैड डेट irrecoverable. The balances in the books of Julie provide the following information on 1st January include the following. Trade receivable, provision for doubtful debt, trade receivable closing balance given, of which 500 should be written off as bad debts. Sir, 58,500 minus 500, that makes it 58,000.
58,000 को 2% निकालते हैं सर. That's going to be 58,000 को 2% is 1160. The opening balance given to you is 1284. 1284 minus 1160. That's 120, 1160. आपका provision for doubtful debt ज्यादा चार्ज हुआ था, 1284 था, इसको 1160 पे लाना है. So reduction in provision is 124, I guess. रुक जाओ देखता हूँ. 124. What was the change in provision for doubtful debts? The change in provision, change could be an increase, could be a decrease. The change is 124, could decrease. That's it. When value closing inventory also omitted, भाई इसने goods ही omit कर दिए $990 के. सर goods omit किए हुए, closing inventory understated है. मतलब closing inventory को count कर रहा था, तो count करने में $99 की goods नहीं लेके, तो closing inventory understated है. आज कराया ये understated है. Closing inventory understated है, तो कम माइनस हो रहा है नेट सेल्स में से, तो ग्रॉस प्रॉफिट ओवरस्टेटेड है और प्रॉफिट फॉर द ईयर भी ओवरस्टेटेड है. अब करेक्ट करना है इसको, या इफेक्ट ऑफ द एरर बोल रहा है, तो सर इट इज जस्ट द इफेक्ट ऑफ द एरर. सर प्रॉफिट फॉर द ईयर ओवरस्टेटेड है. क्लोजिंग इन्वेंट्री अंडरस्टेटेड, ग्रॉस प्रॉफिट ओवरस्टेटेड, equity, just hold on. So I'll just figure this out. वापस आते हैं 20 में. The owner of a restaurant is concerned about high operating costs. Which statement will show the operating costs for the year? Operating cost हो या operating expenses हो सर, वो income statement, bank statement, banking की transaction दिखाता है, bank reconciliation, reconcile changes दिखा रहा होता है cash book और bank statement में, statement of financial position, assets, capital, liability दिखा रहा होता है. A service will provide the following information at the end of the year. What is the bank balance? Sir, capital given है आपके पास, और capital होता है सर assets minus liabilities. So that's 16,000, एक non current asset प्लस 150, मुझे नहीं पता. ये कितना हो गया, 16,150. ठीक है जी. अब लाइबिलिटी से टोटल करते हैं तो सर 14,800, सॉरी माइनस 800 कर दो. एसेट्स, टोटल एसेट माइनस लाइबिलिटीज 800 करोगे तो 16,150. 16,150 माइनस 800 करते हैं तो मेरे पास आंसर आता है 15,350. 15,350 तो जीरो है, बट ये कैपिटल का बैलेंस नहीं है सर. कैपिटल का बैलेंस तो 14,100 है. आपका आ रहा है 15,350 और 14,100 करना है, तो एसेट्स मुझे तो लगता है सर बैंक ओवरड्राफ्ट होगा, क्योंकि लाइबिलिटी माइनस करना है ना. ये 15,350 ज्यादा है 14,100. 15,350 को यू टू ब्रिंग इट डाउन टू 14,100. 15,350 में से सर क्या माइनस करूँ कि 14,100 आ जाए. देखते हैं, वो भी देख लेते हैं. 15,350, सॉरी गिव मी अ मिनट, कैलकुलेट कर रहा हूँ. 15,350 माइनस 14,100, ये आया 1250. सर ये 1250 माइनस करना तो एसेट तो माइनस नहीं होता, तो ये लाइबिलिटी होनी है, तो मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट है. 1250 क्रेडिट है. क्रेडिट का मतलब है ओवरड्राफ्ट है, ये बात याद रखोगे. ओके. हाउ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रिकॉर्डेड, ये बार बार ही मैंने आज एस के जो पासवर्ड करा रहा था मैंने उसमें भी कराया, आपको बार बार बोल रहा हूँ सर. इसकी अभी फैक्ट लिख के देता हूँ. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे रिकॉर्ड होता है सर? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर के करंट अकाउंट में डेबिट होता है और अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट होता है. आई हैव गिवन यू दिस फैक्ट टुडे इन क्लास. प्लीज मेक श्योर यू अंडरस्टैंड एंड लर्न दोस फैक्ट्स बिफोर यू go for your examination. Please, I request you, sir. Javed and Yani were in partnership, sharing profit losses equally. The residual profit for the year after appropriation was 47,000. Yani provide the following information. ठीक है जी. आफ्टर अप्रोप्रिएशन बोल रहा है या बिफोर अप्रोप्रिएशन? ये आफ्टर अप्रोप्रिएशन है सर जी. वर्क बैक करना पड़ेगा. इसी तरह का पास्ट पेपर क्वेश्चन किया भी ए लेवल्स का आज हमने, आज क्लास में. आपको जो हैंड आउट भेजा उसको प्लीज अटेम्प्ट करके जाना. डिफिकल्ट क्वेश्चन चाहे जितनी रात हो जाए मुझे नहीं पता, वो अटेम्प्ट जरूर करके जाना. ठीक है जी. आफ्टर अप्रोप्रिएशन है, मतलब 47,000 जो है ये यहाँ पे है. अब ये डिस्ट्रीब्यूट होना बाकी है, बस प्रॉफिट शेयर बनना बाकी है. इसके ऊपर से सर एक अमाउंट होगी, मुझे नहीं पता वो कितनी, वो निकालनी होगी मोस्ट प्रॉब्ली. नहीं नहीं, वो नहीं निकालनी. लेट्स रीड द क्वेश्चन. सेज यानी प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है यानी का, और ये सब चीजें यानी करंट अकाउंट बैलेंस, और करंट अकाउंट बनाना है इसमें, और कुछ नहीं करना. आओ जी, यानी का करंट अकाउंट बना लेते हैं. यानी का करंट अकाउंट का बैलेंस एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर वाज 1,500 ऑन द क्रेडिट साइड, तो ब्रॉट डाउन आ गया 1,500 क्रेडिट साइड. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर क्रेडिट साइड पे जाता है 2,400. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना भी लिखो, सिर्फ अमाउंट ना, टाइटल ना भी लिखो, अमाउंट लिख लो. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से डेबिट साइड पे जाता है 600. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. उसके बाद सैलरी ऑन द क्रेडिट साइड से 3,000, एंड देन ड्राइंग ऑन द डेबिट साइड 18,000. अब देखते हैं क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं. हमने करंट अकाउंट तो बना लिया. व्हाट वाज जालीस करंट अकाउंट बैलेंस एट द एंड ऑफ द सीटी पूछ रहा है. इसमें क्या है सर? सर 600 प्लस 18,000
-1500, -2400, -3000। सर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं मिस कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट चीज है प्रॉफिट का शेयर। यानी को कुछ साल में प्रॉफिट तो हुआ होगा ना, वो नहीं मिल रहा हमें, इसीलिए 47,000 जो मैंने बनाया ना, ये इस पे आपको वर्क करना पड़ेगा, राइट। द रेजिडुअल प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर अप्रोप्रिएशन वाज 47,000। वो प्रॉफिट लॉसेस इक्वली शेयर करते थे। अगर आफ्टर ऑल अप्रोप्रिएशंस 47,000 बाकी और इक्वली शेयर करना है, तो 47,000 डिवाइड बाय 2 कर दो, तो यानी का प्रॉफिट शेयर आ जाएगा। यानी कि प्रॉफिट शेयर आ रहा है सर 23,500। 23,500। अब सीडी निकालना है, 600 प्लस 18,000 माइनस 1,500 माइनस 2,400 माइनस 3,000 माइनस 23,500। 1,500 प्लस 2,400 प्लस 3,000 प्लस 2,3,500 30,400 माइनस 600 माइनस 18,000। So 11,800 credit balance, 11,800 credit balance। You see मैं टोटल भी करके दिखाता हूँ आपको सर, यहाँ पे आएगा 30400 आई गेस, 30400। आज एक क्वेश्चन किया है सर क्रेडिट बैलेंसेस वाला। You can only judge a T account by looking at their balances brought down, their balances brought down, their balances brought down, brought down जहाँ पे होगा बैलेंस के आगे वो लिखा जाता है। इसका ब्रॉड डाउन कैरेट डाउन बोल रहा हूँ, ब्रॉड डाउन क्रेडिट साइड पे आता है, तो इसका आंसर में भी क्रेडिट लिखा होगा। लिमिटेड कंपनी फॉर्म हु हैज लिमिटेड लाइफ शेयर होल्डर्स आर लिमिटेड लाइबिलिटी, मतलब इनके घर बीवी बच्चे नहीं बिकेंगे, इनके पर्सनल एसेट्स आर नॉट एट स्टेक, देयर amount of investment, the amount, the level of investment that they've made in the company is what is at stake, nothing else. No personal assets are at stake. So shareholders have a limited liability. It says which statements are correct in relation to the statement to the financial statements of limited company. Limited company की financial statements कौन कौन सी होती है? तीन होती हैं। एक होती है इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, इसका फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाते हैं। मैं बता रहा हूँ रिटेन अर्निंग में क्वेश्चन आ रहा है, मैं बता रहा हूँ तुम लोग को रिटेन अर्निंग क्वेश्चन आएगा, फिर मुझे नहीं बोलना। Ordinary dividend paid is shown in the income statement। पागल हो गया, ordinary dividend paid is retained earnings से माइनस होता है, और retained earning होती है statement of changes in equity। So first one is wrong। Correct पूछ रहा है ना। Transfer to general reserve shown statement of change in equity। Yes sir, this is correct। Transfer to general reserve, transfer to general reserve from retained earnings। फिर debentures issued are shown in the statement। No, debenture issued, debentures तो non current liability है, SOFP में जाएगी। ये स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी का पार्ट नहीं है, नॉन करंट लायबिलिटी। डिबेंचर्स व्हाट? लोन फ्रॉम जनरल पब्लिक। प्रोपोज्ड डिविडेंड को तो इग्नोर करो, प्रोपोज्ड डिविडेंड का तो कोई काम नहीं, प्रोपोज्ड हो, अनाउंस्ड हो, डिक्लेयर्ड हो, अनटिल अनलेस दिस अमाउंट ऑफ डिविडेंड इज पेड, तब तक वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं आती, तो ये भी नहीं हो सकती। सो मुझे तो ये इज, अच्छा सॉरी मैंने ये देखा नहीं, सॉरी। It says proposed dividend is not shown in, yes, it is not shown in the income statement। Proposed dividend is not shown anywhere until it is paid. The dividend that is proposed until it is paid, it will not appear anywhere, any of the financial statements। क्लब सर, क्लब इंशाल्लाह क्लब पे भी क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल पक्का आएगा सर। सिंगल एंट्री में मार्को मार्जिन क्वेश्चन आएगा, लिख लेना यार। गोल्फ क्लब सेल्स रिफ्रेशमेंट टू मेंबर सप्लायर। रिफ्रेशमेंट सप्लायर कौन होता है सर? सप्लायर होता है पीएलसी है सर। ट्रेड पेबल है, ट्रेड पेबल का टी अकाउंट बना चुप करके, बिल्कुल पीएलसी है, ठीक है जी। वो 250 ऑन 1 जनवरी, मतलब ब्रॉड डाउन बैलेंस आ गया सर, 250 ऑन द क्रेडिट साइड, ठीक है जी। बाकी मैं बोलता हूँ क्लोजिंग अकाउंट ऐड कर देना, ओपनिंग अकाउंट माइनस कर देना, ये बात याद रखो, मर्जी तुम्हारी, नहीं करो। पेमेंट्स आते डेबिट साइड पे, डायरेक्टली भी कर सकते हो, मगर पूरा तरीके से करा देता हूँ। पेमेंट्स कितनी है? 7,200। ठीक है जी। इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर वाज $100 लेस देन द इन्वेंट्री एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ सेल? ओहो, अभी बड़ा मसला हो गया सर, हमारे पास परचेजेस ही नहीं आ रही। परचेजेस आएंगी तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल आएगी, और पीएलसी भी बनाया तो पीएलसी में ब्रॉट डाउन है, पेमेंट है, कैरेट डाउन भी नहीं गिवन, नहीं कैरेट डाउन गिवन है सर, कैरेट डाउन गिवन है, सॉरी कैरेट डाउन गिवन है। दिस इज 400 ऑन 31 दिसंबर। ठीक है जी, इससे परचेज निकालो, सबसे पहले पहला काम करना है, क्रेडिट परचेज निकालो। दैट्स गोइंग टू बी 7,200 प्लस 400, दैट मेक्स इट 7,600 माइनस 250। 7,350 की क्रेडिट परचेज है, हमारे पास क्रेडिट परचेज आई है 7,350 की, ठीक है जी। वो कहता है ओपनिंग इन्वेंट्री जो थी, सॉरी
The inventory at the end of the year, closing inventory was $100 less than the inventory at start of the year. तो मुझे ऐसा दिल चाह रहा है कि inventory at start of the year assume कर लूँ 10,000 है, तो इन्वेंट्री एट द एंड में $100 लेस, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हो जाएगी 9,900। कोई भी दो फिगर पसंद है तो $100 का डिफरेंस रखो, कोई भी दो फिगर जो आपको पसंद है। मैं 10,000 9,900 ले रहा हूँ, आप 1,000 और 900 ले रहे हो, दैट डजंट मैटर सर, दैट एक्चुअली डजंट मैटर। कॉस्ट ऑफ सेल का फॉर्मूला है सर ओपनिंग इन्वेंट्री विच इज 10,000 प्लस परचेजेस हमने निकाली है पीएलसीए से 7,350 माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री है 9,900, तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल आ जानी है 10,000 प्लस 7,350 माइनस 9,900, सर 7,450 इज माई आंसर, 7,450। सो प्लस माइनस करोगे तो 7,450 आ जाएगा। ये बात याद रखोगे सर। आपने कैसे अज्यूम कर लिया भाई, तुम भी अज्यूम कर लो यार, अभी तो हमें नहीं पता ना, अभी इसमें बस डिफरेंस चेंज बता दिया। ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री में मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री ज्यादा थी और क्लोजिंग इन्वेंट्री कम थी, मतलब कम माइनस हुआ और ज्यादा ऐड हुआ, तो $100 ऐड कर देना। 7,350 टोटल परचेज, $100 ऐड कर दो। अगर ये समझ आता है, नहीं आता तो फिर सर कोई भी वैल्यू अज्यूम करो और स्टेटमेंट बनाओ। आपको नहीं समझ आ रहा, आप 1,900 से करके देख लेना, नहीं हो तो मुझे भेज देना क्वेश्चन। social 28 social club provide the following information, subscription paid in advance, subscription का अकाउंट नजर आ रहा है मुझे और कुछ भी नहीं, वो देखो सब्सक्रिप्शन अकाउंट सर, एरियर्स ब्रॉट डाउन, रिमेंबर कहाँ पे होता है सर, डेबिट साइड, तो एरियर्स कैरी डाउन वुड बी ऑन द क्रेडिट साइड, देन एडवांस ब्रॉट डाउन इज ऑन द क्रेडिट साइड, एडवांस कैरी डाउन इज ऑन डेबिट साइड। फिर यहाँ पे रिसीट्स, रिसीट्स के नीचे कौन होता है सर, रिसीट्स के नीचे होगा बैड डेट्स, याद रखना, और फिर होगा रिफंड, ठीक है जी, और यहाँ पे ट्रांसफर होगा इनकम एक्सपेंडिचर में। चलो जी, क्या कहते हैं सब्सक्रिप्शन पीरियड में बना लेते हैं, मैंने टी अकाउंट आपके उसके लिए बना दिया सर, सब्सक्रिप्शन का टी अकाउंट बना लेता हूँ। पेड इन एडवांस ऑफ 31 December 2021, पिछले साल के एंड पे मतलब इस साल के स्टार्ट पे, ब्रॉट डाउन एरियर्स एडवांस ब्रॉट डाउन दैट्स 40, सब्सक्रिप्शन पीरियड एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर कैरी डाउन इज 50, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 660, ये रिसीट्स हैं। क्या कहते हैं व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना, ये बच्चों वाली चीज, तो फ्री मार्क 750 650, 650 है जी, आंसर देख लें 650। मैन्युफैक्चर बिजनेस प्रोवाइड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड, व्हाट इज द टोटल डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट वो होगी उस चीज की कॉस्ट होगी या लेबर की कॉस्ट होगी, वो मटेरियल की कॉस्ट होगी या वो लेबर की कॉस्ट होगी या वो एक्सपेंस होगा जो डायरेक्टली रिलेटेड है प्रोडक्शन लाइन से। प्रोडक्शन लाइन के अंदर एक ऐसा वर्कर है जो प्रोडक्शन लाइन जिसके बगैर, अगर वो जैसे बेकिंग एक्सपर्ट है, वो बेक ही नहीं कर रहा तो तुम्हारा प्रोडक्ट कंप्लीट ही नहीं हो रहा, तुम्हारा प्रोडक्शन प्रोसेस हैम्पर हो रहा है, तो उसकी वेजेस, दोज वेजेस आर डायरेक्ट कॉस्ट। वेजेस ऑफ सुपरवाइजर, फैक्ट्री सुपरवाइजर हो, फैक्ट्री क्लीनर हो, इनकी वेजेस इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुपरवाइजर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनल इन योर डिपार्टमेंट, बट ही बिकॉज ही डज नॉट हैव हिज हैंड्स इन द प्रोडक्शन लाइन, इसकी कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट नहीं होगी, इनडायरेक्ट होगी। हम देसी जाहिल हम समझते हैं कि इनडायरेक्ट तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है सर, इनडायरेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मगर प्रोडक्शन लाइन से रिलेटेड नहीं है इसलिए इनडायरेक्ट है। कॉस्ट तो कॉस्ट है, खर्चा तो हो रहा है ना, या सुपरवाइजर फ्री का थोड़ी काम करेगा। फैक्ट्री सुपरवाइजर की सैलरी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, फैक्ट्री हीट एंड लाइट इनडायरेक्ट कॉस्ट है, इसका कुछ पोर्शन हो सकता है डायरेक्ट हो, मगर उसने बोला हुआ नहीं है कि कितना डायरेक्ट है कितना इनडायरेक्ट है। मशीनरी डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट है सर। मशीन ऑपरेटर वेजेस, सर मशीन ऑपरेटर ही स्ट्राइक पे चला जाए तो क्या करोगे, दिस इज द डायरेक्ट कॉस्ट। रॉ मटेरियल कंज्यूम, ऑब्वियसली रॉ मटेरियल होगा ही नहीं है, रॉ मटेरियल कंज्यूम करोगे ही नहीं तो गुड्स कैसे प्रोड्यूस करो, गुड्स प्रोड्यूस नहीं करोगे तो बेचोगे कैसे, बेचो नहीं तो प्रॉफिट कैसे कमाओगे, राइट। तो 29,000 प्लस 8,200, सॉरी it's 29,000 plus 8,200, 29 plus 8.2, that's 37,200, ये आ गया, सॉरी 82,000 है, सॉरी ये 29,000 plus 82,000, 29 plus 82, sorry, that's 111,000, 111,000, yes or no? Where is work in progress shown in the statement of financial position, where is work in progress shown in the statement, just give me a minute बेटा, ये आगे तो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, तो खैर अभी देखते हैं व्हाट वाज वेयर इज वर्क इन प्रोग्रेस शोन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंस। वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री है सर, तीन तरह की इन्वेंट्री होती है, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस। इट्स एन इन्वेंट्री बिकॉज इट्स एन इन्वेंट्री, इट इज इन द करंट एसेट सेक्शन। हाउ इज प्रॉफिट कैलकुलेटेड फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जब मैं टॉपिकल करा रहा था इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के तो मैंने हमें ये याद है क्लोजिंग कैपिटल से
ओपनिंग कैपिटल माइनस करने, ड्रॉइंग्स ऐड बैक करनी है और ये रिवर्क बैक कर रहे होते हैं, वापस जा रहे होते हैं। ये बात याद रखोगे, मैं करवा चुका हूँ, ये फैक्ट्स में लिखवा चुका हूँ। कंपनी प्रोवाइड द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ बैलेंसेस, ठीक है जी। करंट रेशियो निकालना, करंट रेशियो करंट एसेट पर करंट लायबिलिटी, करंट एसेट ये रहा। बैंक लोन रीपेबल 31 दिसंबर 2020, तुम बैलेंसेस कब मिले ना, 30 सितंबर, 30 सितंबर। और ये वाला बैंक रीपे हो रहा है दिसंबर में, 30 सितंबर 2020 से 31 दिसंबर देखो, तो ऑल ऑफ अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने में रीपे होना है सर। तो ये करंट लाइबिलिटी है, ये नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं है। ये बस 3 महीने में के अंदर पे करना है, 1 साल के अंदर पे करना हो तो करंट लाइबिलिटी है। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, सॉरी बैंक लोन रीपेबल फर्स्ट में 2024, 1 साल ज्यादा का टाइम है। ये नॉन करंट लाइबिलिटी, इसको कोई काम ही नहीं है सर। अभी हम तो करंट रेशियो निकाल रहे हैं, इसको कोई काम नहीं है। नेक्स्ट इज बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लाइबिलिटी, यस। ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट, अदर रिसीवेबल करंट एसेट, इन्वेंट्री करंट एसेट, ट्रेड पेबल करंट लाइबिलिटी, अदर पेबल करंट लाइबिलिटी। प्लस माइनस कर लेंगे कि एसेट में से लाइबिलिटी माइनस करते हैं सर। सॉरी प्लस माइनस क्यों करना है, एसेट वो बनाना है हमने, रेशियो बनाना है। सो 150 प्लस 8000 प्लस 275 प्लस 24000 डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी इज 2000 प्लस 400 प्लस 6000 प्लस 95। तो 150 प्लस 8000 प्लस 275 प्लस 24000, 32425 अपॉन 2000 प्लस 400 प्लस 6000 प्लस 95, 6695। डिवाइड कर दो, रेशियो में देना, मल्टीप्लाई 100 नहीं करना। 32425 डिवाइड बाय आंसर 4 पॉइंट, नहीं नहीं गड़बड़ हो गई यार, कोई कैलकुलेशन चेक करो यार, दोबारा करता हूँ। So it is, let's do it again. 150 is cash in hand, ये asset है, प्लस 8000 ट्रेड रिसीवेबल एसेट है, प्लस 275 अदर रिसीवेबल एसेट है, प्लस इन्वेंट्री 24000 एसेट है। इसका टोटल आ रहा है 32425। सॉरी माय बैड। अब जो करंट लाइबिलिटी पहली 2000 प्लस 400 प्लस 6000 प्लस 95, यार 8495। सॉरी माय टोटलिंग का एरर था। 32425 divided by the answer is 3.816, which is 3.82 ratio 1। ठीक है जी, the answer is C। And provide the following information about the ratio, what is the value of current assets। ठीक है जी, करंट एसेट लिक्विड रेशियो में या एसेट टेस्ट रेशियो में सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं होती। करंट लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लिख लेते हैं सर, करंट एसेट्स माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन करंट लाइबिलिटी इक्वल्स टू 2.5:1 है, मतलब 2.5/1। ठीक है जी। करंट एसेट्स मुझे नहीं पता, क्लोजिंग इन्वेंट्री मुझे पता है 6000 है, करंट लाइबिलिटी मुझे पता है 12000 है, और ये 2.5:1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें सर, तो करंट एसेट माइनस 6000 इक्वल्स टू 2.5 इंटू 12000, 12000 इंटू 2.5 दैट मेक्स इट 30000। ये 6000 वहां जाके ऐड कर दो, करंट एसेट का टोटल आ जाएगा 36000। ठीक है जी। ट्रेडर वांट्स टू इंप्रूव हिज ग्रॉस मार्जिन, याद कराया फिर कराया है, दोबारा करते हैं। ग्रॉस मार्जिन क्या होता है, जीपी अपॉन सेल्स, और जीपी अपॉन सेल्स को बढ़ाना है, इंप्रूव करना है, इंप्रूव करना है। तो या तो न्यूमरेटर बढ़ा दो या डिनोमिनेटर कम कर दो किस तरह। कहते हैं हाउ कैन दिस बी डन। रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस को तो काम ही नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो तो बाद में आते हैं। रिड्यूस डेप्रिसिएशन वो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो ये तो दोनों चले गए सर। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का काम ही नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बोल रहा है, ग्रॉस मार्जिन बोल रहा है। रिड्यूस द रेट ऑफ कैश डिस्काउंट अलाउड, कैश डिस्काउंट अलाउड सर, डैश डिस्काउंट अलाउड, कैश डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जाता है, उसका भी ग्रॉस प्रॉफिट से कोई ताल्लुक नहीं है। डिस्काउंट रिसीव ग्रॉस प्रॉफिट के बाद ऐड होता है, डिस्काउंट रिसीव डज नॉट अफेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट, तो उसका भी कोई काम नहीं। ये भी गया, तो आगे डी पड़ेगा कौन, पढ़ लेते फिर भी। रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट सर, ट्रेड डिस्काउंट अलाउ, जो तुम अलाउ करते हो ट्रेड डिस्काउंट बल्क बाइंग को प्रमोट करने के लिए, उसको कम कर दो, थोड़ा ज्यादा चार्ज करो, तो डिस्काउंट थोड़ा कम करो। डिस्काउंट कम करोगे तो तुम्हारी सेल्स की वैल्यू बढ़ेगी, और सेल्स की वैल्यू बढ़ेगी तो तुम्हारा मार्जिन बढ़ेगा। ये सर, hence 3 is the answer। It says to finance further expansion, business owner paid $10,000 into business bank account। In the ledger, a debit entry was made in the bank account, ठीक है जी, and credit entry was, ठीक है जी। Business entity and duality सर,
डुअलिटी क्यों? क्योंकि डेबिट क्रेडिट लिखा हुआ है, डेबिट एंट्री एंड क्रेडिट एंट्री। तो डुअलिटी का मतलब डुअल एस्पेक्ट फॉर एवरी डेबिट देयर हैज टू बी अ ब्लडी क्रेडिट। उसके बाद एक बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्यों? सर ओनर ही है मगर बिजनेस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है पर्सनल बैंक अकाउंट से, इसीलिए कैपिटल आ रहा है। यू सी दिस, इट इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। सो माय आंसर इज बी। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। अभी आपको मैं भेज रहा हूँ एक और वीडियो, एक और रिकॉर्डिंग भेजूंगा अबाउट द फैक्ट्स। बेस्ट ऑफ लक, मेक मी प्राउड। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।